नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मैं हाजिर हूं गोवा और देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। सबसे पहले बात करेंगे गोवा की खबर की। विधायक गणेश गांवकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। यह पद रमेश सावरकर के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मंत्री और 3 स्वतंत्र विधायकों ने गांवकर को समर्थन दिया है। एमएलए इनका हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। डेफिनेटली द 33 नंबर्स हमारे पास असेंबली में है, तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद द अलायंस पार्टनर हम इलेक्शन दावे के साथ जीतेंगे। और बाद में मैंने अभी इन एडवांस गणेश गांवकर एमएलए इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया रही है और अगले पिछले स्पीकर का मिनिस्टर बनने के बाद जो पद रिक्त है उस पद पर गणेश गांवकर का पार्टी ने नाम तय किया और उसने आज फॉर्म भरा है। तो हमारे 33 जो सपोर्टिव और सब एमएलए हैं उनके सपोर्ट के साथ गणेश गांवकर का आपका ऑपोजिशन का भी सपोर्ट मिलेगा ऐसा लग रहा है। मैं उनको अपील करूंगा कि आप भी क्या करो कि हमको सपोर्ट करो एंड वी विल ट्राई टू मेक द इलेक्शंस अनअपोज्ड। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने सांसद और विधायक पर शिकायत दर्ज कराई है। दक्षिण गोवा के सांसद बरिएटो फर्नांडिस और बातली विधायक वेंजी वेगस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने शिकायत दर्ज कराई। युवा मोर्चा का आरोप है कि दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय तक मोर्चा निकाला और कर्मचारियों को धमकाया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के गोवा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, मतलब जो पणजी और आसपास के इलाके में जो रहते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता को लेके मैं और मेरी टीम, हमारे पूर्व अध्यक्ष और गोवा बीजेपी के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है समीर जी मांद्रेकर, उनके नेतृत्व में हम सभी आज पणजी पुलिस स्टेशन में आके फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की है। जो कंप्लेंट एक्चुअली आप अगर क्रोनोलॉजी देखें ये पूरे मैटर का, तो 2 अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं। एक इंसिडेंट हुआ है जो असॉल्ट केस है, जिसके ऊपर गोवा पुलिस और चीफ मिनिस्टर ने बहुत सीरियसनेस से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और दूसरा इशू ये है कि उसी इंसिडेंट को यूज करते हुए कुछ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट के बहाने हमारे बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस, मतलब जो गोवा प्रदेश का ऑफिस है, उसमें ट्रेस पासिंग का मामला किया। वहाँ आके बहुत मतलब उन्होंने रकस किया, हमारे स्टाफ को इंटीमेट किया, उसके बाद हमारे नेताओं को स्कैर्ड बोला और कुछ बोला। तो इसके संदर्भ में हम यहाँ आके एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। मैं पूरे सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये अगर नया ट्रेंड शुरू होगा कि कोई भी किसी के ऑफिस में जाके अगर कल ट्रेस पासिंग करने लगे, तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि कल उनके ऊपर जब आएगा तब वो उन्होंने रोना नहीं चाहिए। थैंक यू। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भी आपके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया है आज की आपने उनको धमकी वगैरह दिया है। धमकी अगर आप उस दिन का अगर वीडियो देखे वेंजी एमएलए का, जो एमएलए है, आपको पता चलेगा कि धमकी किसने किसको दी। मैंने वहाँ पे धमकी का यूज इसीलिए किया क्योंकि मैंने ये बोला कि अगर उनको लगता है कि वो धमकी जैसे ले रहे तो उन्होंने वो धमकी समझना चाहिए। थैंक यू। अगली खबर का रुख करेंगे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने कहा कि गोवा में आईटी से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। सरदेसाई ने बताया कि प्रस्तावित आईटी भूमि में किसानों की जमीन, जनजातीय अधिकार, प्राइवेट फॉरेस्ट और वन जीव जैसी समस्याएं हैं। सरकार स्थानीय लोगों की राय को नजरअंदाज कर रही। वहीं IUTA GKV के नेता प्रकाश वेल्लेप और विश्वास गौड़े ने भी समर्थन जताया और IIT को कहीं और शिफ्ट करने की मांग। यहाँ पे जो आज उठा के जो कमेटी आई थी पूरी, तो जिस तरह से वो आके पहले भी आके गए थे, लेकिन आज उनकी पूरी टीम आई थी 20-25 लोगों की। तो हमने जो जिस तरह से उन्हें कहा था कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो उस तरह से फुल सपोर्ट जो उठा है जो संस्था है, उसके साथ में जो गोवा भर में उनके जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं और बाकी के समाज के भी लोग हैं, वो सब को मिलके उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट कर देंगे। तो विजय सरदेसाई भी आए हुए थे। देखिए, विजय सरदेसाई के पास मतलब उनके पास जाने की हमारी बहुत हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वो हमारे पास आ गए हैं क्योंकि वो भी एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो उन्हें बहुत इस तरह से उनको ज्ञान है कि एग्रीकल्चर अगर खत्म करके जो अगर ये IIT आता है तो कुछ कौन सा भी प्रकल्प आता है तो उसका इफेक्ट फार्मर पे क्या होगा। तो इस तरह से जो आज जिस तरह से उसने हमें एक एश्योरेंस दिया है
उसकी पूरी तरह से जब उसने ज़मीन भी देखी है, हमारी यहाँ पे बागायती है वो भी देखी है, तो ये सब देखने के बाद उसने ये कहा है कि कल वो आके कल वो उनका मीटिंग लेंगे और इसके बाद में परसों आके यहाँ पे ड्रोन के साथ यहाँ पे पूरा सर्वे करेंगे और इसके बाद में जो आगे का है और क्या करने का है वो हमें बता देंगे, ऐसा वो कह के गए। सो यहाँ IIT आने वाली है कि सरकार की तरफ से यहाँ IIT आ रही है, लेकिन एजुकेशन भी है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर भी है। क्या IIT यहाँ लाके क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एजुकेशन हब गोवा में होना चाहिए, एक IIT भी होना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन उसके लिए एक वो जो जगह है वो जगह IIT के प्रकल्प के लिए वो बराबर होना चाहिए। उसके साथ में एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर को ख़त्म करके यहाँ पे अगर वो IIT प्रकल्प लाना चाहते हैं, एजुकेशन हब करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार का ही कहना है कि एग्रीकल्चर करना चाहिए और एग्रीकल्चर ख़त्म नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर करना बंद नहीं करना चाहिए, ये सरकार ही कहता है। और दूसरी तरह से ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पे जो हमने कल्टीवेट किया है वो अगर पेड़ तोड़ के अगर वो हमारा IIT बनाते हैं तो ये बात बराबर नहीं है। और दूसरी बात है कि हर साल में एक सरकार जो है वो हमें एक पेड़ देते हैं, जो बारिश आता है तो बारिश में वो सरकार है गोवा भर में वो पेड़ जो पौधे होते हैं वो बांटते हैं। आज वो पौधे यहाँ पे हमारे बहुत बड़े हो गए और आज वही सरकार ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं कि वो वही सरकार अगर वो काट रहे हैं तो ये बात भी गलत है, ऐसा हमें लगा। हम गोवा के सुरड़ा पंचायत का विभाग में मतदार संघ जो है कोडार गांव में है, जहां हमारा गवर्नमेंट गोवा सरकार प्रपोज IIT का प्रोजेक्ट इधर लाना चाहते हैं। इसमें हम आज जो लोग अफेक्टेड लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको सुनने के लिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड ट्राइबल्स एसोसिएशन अलायंस ऑफ गावड़ा कुंबी वेड़िप UTAAGKV, जो कल ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कल ही उसका इनोवेशन हुआ है। गोवा में जो 12% लोग हैं उनको हम सुनते हैं, उनके डिफ़िकल्टीज है, उनके प्रॉब्लम है, वो हम लेकर गवर्नमेंट के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, लोकल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। यहाँ आकर हमें इस गांव के लोगों को पूरा सुनने का एक अवसर मिला। हमने सुना ये जो 19 लाख का प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन है, लैंड है, उसके अंदर में लगभग मोर देन 60% एक कल्टीवेटर एग्रीकल्चर में है और हमारी पूरी लगभग 1500 जितना आबादी है वो सभी आबादी इस एग्रीकल्चर में ही निर्भर है। हम इसके लिए हमारे गोवा के CM जो प्रमोद जी सावंत है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आकर इस ज़मीन का सर्वे करो, ये फार्मर्स को सुनो, एग्रीकल्चर के बारे में देखो और आपके अंतर जो आत्मा होते हैं उनको जो दिखाई देता है वो सुनकर उनको डिसीजन लेना चाहिए। इन लोगों पर वो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये इशू गोवा के अलग अलग जो हमारे तालुका है वहाँ तक ये इशू जाएगा। हम है ये जो डिफ़िकल्टीज है, वो समस्या है, ये सभी समस्या हम उनके रखेंगे। हमारे अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल लोगों का पिछले बहुत सालों से भी हमने बहुत आंदोलन किया है, इसलिए हमें आशा है इस इशू पर भी हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें जो लोगों की मांग है IIT इधर नहीं चाहिए, उनको जस्टिस मिले, हम भरोसा भगवान पर भी रखते हैं और निसर्ग संवर्धन करने के लिए ट्राइबल लोगों का जो मूल निवासी यहाँ के है उनको जस्टिस मिलेगा। परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। थैंक यू। अगली खबर का रुख करेंगे। गोवा में वाटर स्पोर्ट्स में धोखाधड़ी पर रोक लगाने की मांग। संचालकों ने कहा कि पर्यटकों को शॉर्ट राइड जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती। भ्रमित पर्यटकों दलाल से टिकट बुक करा लेते हैं। सभी पर्यटकों से अपील है कि वह सीधे काउंटर पर जाकर ही बुकिंग करें। COP मिनिस्टर दिगंबर सर जी से मिलने आए थे। उसने हमको इंस्ट्रक्ट किया है किस तरह से वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को चालू करने के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन किस तरह से लेने के लिए, और हर टूरिस्ट जो गोवा में आता है टूरिस्ट को राइड्स किस तरह से एंजॉय करना चाहिए वो हमको इंस्ट्रक्शन किया हुआ है।
बहुत सारे कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि गोवा में राइड्स में चीट करते हैं। टूरिस्ट को ये समझना चाहिए कि जहाँ प्राइस वो लोग पे करते हैं वो पैकेजेस प्राइस के लिए राइड को पे करते हैं। तो पैकेजेस जो होते हैं वो मतलब दे वेरी शॉर्ट राइड्स, ओके। तो वो राइड्स ख़त्म करने के बाद उन लोग को लगता है कि टूरिस्ट को चीट किया जाता है। तो कस्टमर को ये समझना चाहिए जो राइड्स होते हैं वो पैकेजेस नहीं लेकिन इंडिविजुअल राइड्स लेगा तो उन लोगों को रेट्स भी सही मिलेगा और जो राइड का टाइमिंग है वो भी सही मिलेगा। सो टूरिस्ट ने इंडिविजुअल राइड्स लेने चाहिए ना कि पैकेज? नहीं, अगर उन लोगों को सही में राइड का मजा लेना है तो वो लोगों को जो टाउट्स जो है जो पैकेजेस लेते हैं दिखाते हैं नहीं आपको 5 राइड मिलेगा बहुत सस्ते में, वो राइड्स नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जब वो राइड्स लेते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को वो पैसा नहीं मिलता है। अगर सही में उन लोगों को राइड का मजा लेना है तो उन लोगों को बड़ा राइड्स का जो तो पैसा है डायरेक्ट जो वाटर स्पोर्ट्स चला रहे उनके पास जाके बुकिंग करनी yes, चाहिए ना they have to कि come directly to the beach where the water sport rides are been taken place. आपका नाम? My name is Paul Silver. तो ये टूर कब तक स्टार्ट हो जाएगा टूरिस्ट? ये 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। वेदर के लिए रुका है, जैसा वेदर का रिपोर्ट अच्छा मिलेगा राइड्स चालू हो जाएगी। और एक एलिगेशन होता है वाटर स्पोर्ट्स पे कि वो अनप्लान्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गोवा गवर्नमेंट हैज बीन टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव और हर जो वाटर स्पोर्ट जो होता है वो पूरा एनओसी परमिशन के हिसाब से ही होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पर हुए हमले पर मास्टरमाइंड जेनेटो कार्डोस को पंजिम पीएससी लाया गया। यहां पर उसका मेडिकल कराया गया और वापस उसको हिरासत में भेज दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। दक्षिण गोवा में बुल फाइट मामला। एसपी टीकम सिंह वर्मा ने बताया कि मोजाटो में बुल फाइट अटैक में एक व्यक्ति की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। शिकायत सलसेटे गोवा के आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई। तो मॉर्निंग में हॉस्पिटल से कॉल आया था कि एक बंदा इंजर्ड है और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हुई। जब उसके फर्दर इंक्वायरी की तो पता चला कि एक बुल फाइट होने वाली थी जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ और बाद में ये भी पता चला कि बुल फाइट एक्चुअली नहीं हुई, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुल फाइट ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बंदा इंजर्ड हुआ जिसकी बाद में ट्रीटमेंट के टाइम पर मौत हुई। बाकी के 3 लोग तो इसमें हमने एक एफआईआर रजिस्टर की जिसमें अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इंजर्ड जो 3 लोग इंजर्ड थे उनका क्या हुआ? अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। और जब पुलिस की लापरवाही के कुछ हुआ था उनके ऊपर कार्रवाई उसमें इंक्वायरी चल रही है। अगर कोई भी ऐसा लैप्स पाया जाएगा तो 4 to 6 PM के बीच में ग्रेड कंडक्ट की गई जिसमें कि एक आदमी जिसका नाम सनी नाइक है उसके पोजीशन में हमें लगभग 1500 ग्राम 1.5 किलो के आसपास गांजा उसके पास मिला। तो अकॉर्डिंगली एक NDPS का केस रजिस्टर किया है। बाकी की उसके सोर्सेज कहाँ से उसको आया, किसको देने वाला था, वो सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साउथ गोवा पुलिस ने बोरी में 1.5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी सनी नाइक को गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। कल मतलब आज की मॉर्निंग अराउंड 4 to 6 PM के बीच में ग्रेड कंडक्ट की गई जिसमें कि एक आदमी जिसका नाम सनी नाइक है उसके पोजीशन में हमें लगभग 1500 ग्राम 1.5 किलो के आसपास गांजा उसके पास मिला। तो अकॉर्डिंगली एक NDPS का केस रजिस्टर किया है। बाकी की उसके सोर्सेज कहाँ से उसको आया, किसको देने वाला था, वो सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। अब रुक करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर ईडी ने आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन की कंपनियों की संपत्तियां अटैच की। कुल संपत्ति लगभग 7.44 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रुक करते हैं यूपी की खबरों का। आजम खां जेल से रिहा हो गए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने की जेल अवधि के बाद रामपुर पहुंचे। हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। आजम ने बसपा में जाने या सपा में बने रहने पर कोई बयान नहीं दिया। उन पर कुल 104 केस दर्ज है। अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर ने एनडीए नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, जेडीयू नेता भगवान सिंह, मंत्री अशोक चौधरी और अन्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक चौधरी ने आरोपों को निराधार बताते हुए प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। मेरे साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।